मेन स्ट्रीम कोई भी नहीं देता है। इवन बच्चों को भी, बच्चे बड़े होते होते या माँ भी बोलती है मेरा काम के बारे में, मेरे धंधे के बारे में मेरे बच्चों को नहीं पता होना चाहिए। कितना मुश्किल होता है एक सेक्स वर्कर जो अपना बच्चा आपको देती है, कितना मुश्किल होता है आपको ले जाना? मुझे और नहीं देती है, उसी का बच्चा है, उसी का नाम पर बच्चा स्कूल में रहेगा और उसको कभी भी आके मिलने का अधिकार है और मिलाया जाता है। उन घर वाले रखेंगे ही नहीं उसको वापस जाने से, इसलिए मजबूरन वो रहती है। जो मैंने कहा ना, जो हमारी एक प्रथा है हमारे देश में, या कुछ जो लड़की एक बार घर से गई वो मजबूर होके निकली है, लेकिन कौन सा परिवार वापस लेगा उसको, कौन सा गांव उसको जीने देगा उधर। हिंदुस्तान एक सुपर पावर बनना चाहता है। हम वर्ल्ड के एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी हैं। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ भारत के हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी हमारे देश में ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हैं जो कहीं ना कहीं हमारे समाज को खोखला कर रही हैं। और ऐसी एक प्रथा है देवदासी। देवदासियों को एक जमाने में ईश्वर की पत्नी का दर्जा मिलता था। लोग इन्हें सम्मान की नजरों से देखते थे और अक्सर आशीर्वाद लेने जाते थे। लेकिन धीरे धीरे करके समाज के कुछ लोगों ने इन्हें वैश्यावृत्ति पे मजबूर कर दिया। आज भी प्रथा जिंदा है, जहां पे गरीब तबके की लड़कियों को जबरदस्ती देवदासी बनाया जा रहा है। और ये प्रथा अब एक सेक्स वर्कर का रूप ले चुका है, जहां पे इन बच्चियों का, इन महिलाओं का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। आज के हमारे पॉडकास्ट पे ललिता जी होंगी जो बताएंगी कि क्यों आज के दौर में जब भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है तो इन महिलाओं की ऐसी क्या मजबूरी है कि ये देवदासी बनने पे मजबूर हैं। ललिता जी का एक बहुत सारा काम दिल्ली की बदनाम गली, यूं कहें कि जीबी रोड पे भी है। ललिता जी के काम के ज़्यादा कुछ ना कुछ कहते हुए मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि ललिता जी ने जीबी रोड पे पैदा होने वाले बच्चों को वो माहौल दिया कि वो डॉक्टर और इंजीनियर बन सके। तो स्वागत करते हैं ललिता जी का। करीब 50 साल से ऐसे केसेस देख रही हैं, कभी भी आज तक कोई भी ऐसा केस है जिसमें लड़की विलिंगली सेक्स ट्रेड में आई हो? नहीं, मेरे को कोई भी महिला खुद भी नहीं मिली ऐसे कोई। मैं अपना मर्जी से आई, बाद में बोलती है। शुरुआत में कौन आता है अक्का, मुझे कुछ लोग अक्का बोलते हैं मराठी में या इसमें। अपनी मर्जी से कौन आता है, मजबूरी लाती है हमें, बाद में फंस जाते हैं, ऐसी वर्ड यूज़ करते हैं वो लोग। शुरुआत किसी का अपना मर्जी नहीं होता है। तो अब वापस मैं बोलूँगी, वेश्यावृत्ति में महिला अपना मर्जी से नहीं आती है। उनको लोग बोलते वो निकल के नहीं आना चाहती है क्योंकि उसको इजी मनी है। कोई इजी मनी नहीं है। कोई औरत को 10 आदमी का साथ, 4 औरत का साथ, आदमी का साथ सो के उठना बहुत आसान नहीं है। वो दुख दर्द वो महिलाएं जानती है। तो इसमें कोई आसान नहीं है कोई भी काम, पैसा आसान तरीक़े से नहीं आएगा। लेकिन मजबूरी है उस औरत को, वो इधर बच्चा को मजबूरी से वो काम करवाया जाता है, अपनी मर्जी नहीं है उधर। तो इसी में जोड़ के बताऊंगी, क्योंकि इनको तो कानूनन आप मान्यता दे दो, उसके बाद सब सॉर्ट आउट हो जाएगा बोल सकते हैं। लेकिन मेरे लिए जी, महिला को या लड़की जात को अपना जिस्म बेच के जी, खा लो, मैंने अपनी ज़िंदगी बिताओ या बच्चों का या अपना परिवार की ज़िंदगी बिताओ, ये मैं तो मानती नहीं इस बात को। इसलिए क्योंकि हमारे देश में इतना भेदभाव है लड़की जात को लेके, लिंग भेदभाव इतना है। लड़की जात पेट में रहते वक्त ही उसको मारना चाहते हैं। वो महिला एक पति मर जाता है या बुजुर्ग हो जाती है तब भी उसके बच्चे नाती पोते सब उसको साथ शोषण करते हैं। ऐसी सिचुएशन में मैं नहीं मानूंगी किसी भी औरत को अपना जिस्म बेच के खाने के लिए मजबूर किया जाए या कानूनन मान्यता मिले। नहीं। आप ये जो सेक्स वर्कर के बच्चे हैं, कितना मुश्किल है इनको मेन स्ट्रीम समाज में एक्सेप्टेंस दिलाना? मेन स्ट्रीम कोई भी नहीं देता है। इवन बच्चों को भी, बच्चे बड़े होते होते या माँ भी बोलती है मेरा काम के बारे में, मेरे धंधे के बारे में मेरे बच्चों को नहीं पता होना चाहिए। और बच्चे भी
कनेक्ट नहीं करवाना चाहते माँ का पेशा से, लेकिन हमारी ज़रूर कोशिश, पूरी कोशिश होती है जो उनको काउंसलिंग दे के बच्चे को, माँ को कभी भी वो लोग रिजेक्ट ना करें, माँ के साथ अच्छे संबंध रखें, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। और आज का दिन में बहुत सारे बच्चों को काम मिल गया है, तो बच्चे माँ को अपना पास रखे हैं, उधर से निकाल के लेके भी गए हैं। और कुछ महिलाएं कुछ अपनी दिक्कत का वजह से उधर से निकल नहीं पाई है। और हम बच्चे आज का दिन में हम प्राउडली बोल सकती हूँ, कोई बच्चे हमारे टीचर्स बने हैं, नर्सेस बने हैं, इवन डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल में भी काम कर रहे हैं, कोई बैंक में है, कोई ब्यूटिफिकेशन बने हैं। ये एक दिन का काम नहीं है। अब सोचिए 91 में बुनियाद थी मेरे बच्चों का एजुकेशन को लेके, आज 2024 में बहुत बढ़िया से ये काम हो पाया। बहुत लोगों का इसमें हमें मदद मिली है। जगह अभी थोड़ी कम है हमारे पास जो जीबी रोड का सेंटर के लिए, उसके लिए भागा दौड़ी करते करते 20 साल में थोड़ी जगह मिल पाई हमें गवर्नमेंट की उसी में, लेकिन वो जगह काफ़ी नहीं है। आज का दिन में 125 बच्चे हमारे पास है, लेकिन लड़कियों के लिए दूसरा सेंटर हमने शुरू किया, 10 साल से बड़े लड़कों के लिए दूसरा सेंटर शुरू किया, 18 साल से बड़े लोगों के लिए दूसरा सेंटर शुरू किया। स्पीड का एक बहुत ये रहा, महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा ये, तो काम को बढ़ा रहे। आज के दिन में करीब 2000 से भी ज़्यादा लड़के लड़की पढ़ के आगे बढ़े हैं, लेकिन कहीं भी इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, इवन खुद भी नहीं चाहते हैं। कहीं बच्चे बड़े होकर काम कर रहे हैं, फ़ोन करेंगे, मैडम मिलना है, आ जाओ सेंटर, ऐसे बोलेंगे, मैं हंस लेंगे, मैडम आपको तो पता है। हम लोग बाहर मिलते हैं कहीं, माँ लोगों से भी उधर आके नहीं मिलते हैं, बहुत कम बच्चे उधर आके मिलते हैं, बाहर ही मिलवाया जाता है। वो माँ का रिक्वेस्ट होता है, अपने जगह मालूम ना पड़े अपने बच्चों को। कितना मुश्किल होता है एक सेक्स वर्कर जो अपना बच्चा आपको देती है, कितना मुश्किल होता है आपको ले जाना? मुझे नहीं देती है, उसी का बच्चा है, उसी का नाम पर बच्चा स्कूल में रहेगा, और उसको कभी भी आके मिलने का अधिकार है और मिलाया जाता है उनको। हमारा मोटिवेशन होता है, उनको मोटिवेट करो, चाहे 1 विज़िट में नहीं होता है, 4 विज़िट में नहीं होता है, 10 विज़िट 20 विज़िट होते हैं, और उसको जो कंट्रोल करता हो कोई भी उस महिला को, उसको भी हमें समझाना पड़ता है। बहुत तो समझा के हम बोलते हैं आ जाओ दाखला दिला दो बच्चे को। मैं बच्चे का हाथ पकड़ के किसी भी घर से लेके नहीं आती हूँ, क्योंकि ये डिपेंडेंसी नहीं करना चाहते हैं हम। मेरा फ़र्ज़ है समझाना, बच्चे को पढ़ाना है आपको, तो उस हिसाब से तो इतना सारे बच्चे पढ़ के निकले। और कितनी आसानी से अगर आप 10 लोगों को अप्रोच करती मान लीजिए, तो कितने लोग अपना बच्चा देने को तैयार हो जाते हैं? बहुत आसान नहीं है ये काम। मैं वही बोल रही हूँ, हो सकता है 2 महीने भी लगते हैं एक बच्चे को। जब विजिट में जाते हैं तो कहीं भी एक भी बच्चा मिलता है, दिखता है, तो समझाने की कोशिश करते हैं, कहाँ से है बच्चा, क्या है, माँ कहाँ है, ये सारे पूछ कर ही। और बच्चे को जब रखने के बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में बच्चे को प्रोड्यूस किया, मेडिकल होता है, प्रोड्यूस करते हैं, प्लेसमेंट लेते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से, तब बच्चा हमारे पास हमारा होम में रहता है। जो सेक्स वर्कर की संख्या क्या बढ़ती जा रही है कि घट रही है? 1980 से लेके जैसे आप काम करी, तो अभी तक क्या ट्रेंड दिख रही, इसमें बदलाव क्या आ रहे हैं, मेजर बदलाव क्या है? पहले ज़्यादा माइनर्स मैंने 15, 16, 17 साल के रहती थी, अभी तो वो नहीं है, डायरेक्ट इलाके में नहीं लाते हैं ऐसे बच्चियों को। जो ट्रैफिकिंग एंगल है, जो खरीद फरोख्त करते हैं महिलाओं को और बच्चियों को, ये संख्या मुझे नहीं लगता है कम हुई है। ट्रैफिकिंग बढ़ रही है, बढ़ रही, लेकिन उसका तरीका उन लोगों ने, ट्रैफिकर्स ने अलग अलग अपनाया है। क्योंकि पहले लेके आते थे वो लोग ट्रेन में, बस में, अभी तो एयरलिफ्ट करते हैं उनको। अच्छा, ऐसे भी करते हैं जो ट्रैफिकर्स। लेकिन सबके सामने समाज में ऐसे उस लड़की के अंदर क्या, जैसे कोई भी आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी लड़की को ट्रैफिक कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या ऐसा भय रहता है या
क्या ऐसा रहता है कि वो हेल्प नहीं मांगती है? क्यों हेल्प नहीं मांगती है? एक तो लैंग्वेज होता है, हम्म, जो ट्रैफिकर्स बहुत कनिंग है, उनका माफिया बहुत बड़ा है, क्योंकि जो साउथ से लड़कियां लाएंगे रूरल से आके दिल्ली जैसे शहर में कहीं रखेंगे, उसको तो लैंग्वेज हिंदी नहीं आएगी ना। या ईस्ट की बंगाली बोलने वाली लड़की को लेके जाके वेस्ट में छोड़ेंगे तो उसको भाषा सीखने में ही समय आता है। और जो बेचने वाला होता है ना, वो सोचता है कौन खरीदेगा इसको, लैंग्वेज को पहले वो महत्व देता है। जो ब्रोथल कीपर कौन है या जो सब मैडम या पिम्प कौन है, इसको संभाल सकता है। और इतना उनको ब्रेन वॉश करते हैं, देख हम जैसे बोलते हैं वैसा करोगे, हमारी बात सुनोगे, तब तो आपको 2 साल में 3 साल में हम घर जाएंगे, साथ में जा सकते हो। नहीं तो आप पुलिस वालों को बोलोगे ज़बरदस्ती, पुलिस उठा के तुम्हें तो नारी निकेतन में या कहीं रखेगा, घर वालों को शक्ल नहीं देख पाओगे। इस तरीक़ा के डर उनको देते। यही कारण है वो लोग एकदम नहीं बोल सकते हैं, और उनकी कमाई भी उनको डायरेक्ट नहीं मिलती है जब वो लोग शुरुआत में आते हैं। तो कमाई किसको जाती है फिर? कमाई किसको जाती है? जो खरीदता है। जो खरीदता है। और क्या कॉस्ट होती है खरीदने की? वो तो उसकी शक्ल, उसकी एज, इसके ऊपर डिपेंड होता है। फिर भी हो सकता है 40-50 हज़ार से लेके 2 लाख तक भी हो सकता है। कॉस्ट है एक लड़की की, ये दिल्ली की कॉस्ट है? हाँ, मतलब क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों को बाद में लड़का एक लड़की को रखना है ब्रोथल के अंदर, जी, तो बहुत लोग हिस्सेदार भी होते हैं, उनको जैसे? भी कहीं उनको नाम लिखवाना है, कहीं सर्टिफिकेट करवाना है, कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है, ये सारे लोग भी है उसमें शामिल होते हैं। तो ये सारे जो जिस औरत को या लड़के को 1-2 लाख में ख़रीदा हो, तो उसकी जो सबको देने का काम, उसको प्रोटेक्ट करने का काम का पीछे 4-5 लाख हो जाते हैं। अच्छा, तो वो 4-5 लाख उसका ऊपर का कर्जा है, वो एक हिसाब से बॉन्डेड है, तो वो सारा उसको चुकाना पड़ेगा। तभी वो, तब तक उसको लैंग्वेज आएगा, वो थोड़ा बोल्ड हो जाएगी, अलग हो सकती है। बाद में सोचती है वो मैं अलग कमा के रह पाऊँगी, क्योंकि हमारे देश में एक बार लड़की ज़ात घर से या औरत भी घर से बाहर आती है, भाग गई बोलेंगे, क्या मुसीबत थी वो नहीं बोलेंगे उसके साथ। तो कोई दिलासा देता है शादी का या नौकरी का या अलग अलग तरीक़ा से, या घर में बहुत ही ज़्यादा हिंसा हो रही है, उसको नौकरी देने से, या गरीबी है, ये सारे एक फैक्टर है। या आज का दिन में कुछ बच्चियों को स्पेशली मैं बोलूँगी, हमारे हर घर में ये समझाना ज़रूरी है, बच्चियों को आजकल मोबाइल फ़ोन चाहिए जी, लड़कों को भी चाहिए ज़्यादा, लड़के भी फंसाते हैं लड़कियों को, ये नहीं है नहीं। तो मोबाइल फ़ोन या मीडिया, कुछ मीडिया में जो कुछ ऐड वगैरह आते हैं, ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं। उनको लगता है बॉम्बे शहर में जाने से वो हीरोइन बनेगी, जी, तो ऐसी हालत में वो लोग फंस जाते हैं। तो उनको ऐसे लेके आके, कितना मुश्किल है एक बार अगर कोई लड़की इस जाल में फंस गई, तो कितना मुश्किल है उसको वापस घर जाना, और कितनी जा पाती है वापस? घर वाले रखेंगे ही नहीं उसको वापस जाने से, इसलिए मजबूरन वो रहती है। जो मैंने कहा ना, जो हमारी एक प्रथा है हमारे देश में, या कुछ जो लड़की एक बार घर से गई, वो मजबूर होके निकली है, लेकिन कौन सा परिवार वापस लेगा उसको, कौन सा गांव उसको जीने देगा उधर, तो उसको कोई मौका नहीं मिलता है। इसीलिए तो वो बाद में लगता है उसको मैं अपना लूँ। इनिशियल स्टेज में कोई भी महिलाएं जो पूरे हिंदुस्तान में रेड लाइट एरिया में जाती है, वो अपना मर्जी से नहीं जाती है, बाय फोर्स होती है इनिशियल स्टेज। बाद में उसको अपनाना पड़ता है, वो हमारी समाज का तरफ के एक दबाव है, ये बोल सकते। लड़की को लगता है, महिला को लगता है मैं तो फंस गई इस जाल में, चलो 2 साल का बाद या 4 साल का बाद कुछ पैसे जमा करके मैं मेरा फैमिली को, डिपेंडेंट्स को मदद कर पाऊँ। कानूनन ये गलत है, लेकिन कानूनन
लड़कियों का अवैध व्यापार भी गलत है, लड़कियां हो लड़के हो, अवैध व्यापार भी गलत है। लेकिन ये हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है आजकल। डिमांड तो इसका वजह से, बीमारियों का वजह से यंग लड़कियों का ज़्यादा होता है। तो ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, ये कहाँ पे ज़्यादा हो रही है, किन स्टेट्स में ज़्यादा हो रही है, और क्या रूरल में ज़्यादा हो रही है, अर्बन में कम हो रही है, या अर्बन में ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे हो रही है? मुझे इस बात से थोड़ी सी हंस लो, क्योंकि जो आदमी की चाहत है ना, जो आदमी जात के, वो शहर में भी है, गांवों में भी है, अलग अलग तरीका अपनाते हैं। जो शहर में जो महिला या बच्चों को लाते हैं, वो गांवों से लाते हैं, और शहर के बच्चे एक शहर से दूसरे शहर लेके जाते हैं। एक जस्ट एग्जांपल दूं तो दिल्ली की एक बच्ची को, वो 10th में पढ़ रहे थे, उसको मोबाइल फ़ोन का ज़रूरत था। क्लास का किसी बच्चे ने बोला फ़ोन दे दूंगा, लेकिन छुट्टी में मेरे साथ आना होगा। घर में झूठ बोल के लड़की पिकनिक या जो भी टूर बोल के चला गए। वो लड़की पाती है महाराष्ट्र के एक होटल में पाई जाती है, लड़का तो आ गया वापस। तो इधर जो स्कूल में और जो लोकेलिटी में ये हुआ, लड़की भाग गई है। स्कूल की प्रिंसिपल तुरंत पेरेंट्स को बुला के बच्चे का नाम काटो। ये घटना से सिर्फ 2 महीना होती है उस बच्ची का फाइनल एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नाम ज़बरदस्ती से कटवाते हैं। एक फ़ोन का पीछे हुआ वो बच्ची ट्रोमा में चला गई। क्योंकि ये हमें इसलिए है क्योंकि नेटवर्क ग्रुप चलाते हैं हम लोग। उधर का एक ग्रुप ने बोला पुलिस ने ऐसे पाया है, वो लड़के अपना फॉर्म में है करके बोलते हैं। किसी भी तरीक़े से उस बच्ची का रीएडमिशन करा के एग्ज़ाम दिला दो। बहुत कोशिश की हमने, जो अथॉरिटी के साथ भागादौड़ी किया, बट उसका रीएडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि एक बार उसका टीसी पकड़ा दिया पेरेंट को स्कूल ने। दिल्ली के किस इलाके की घटना है? और ये वेस्ट दिल्ली की है। वेस्ट दिल्ली की है। और क्या स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या था पेरेंट्स का? अच्छा, मिडिल क्लास। हाँ, ये तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपके ईस्ट दिल्ली की लड़कियां जाके हरियाणा में पाई गई है। उसके बाद क्योंकि देखिए एक लड़की आती है, उसका पास फ़ोन नहीं रहता है, उससे कोई बात करने वाला नहीं होता है। तो हमने एक कोशिश की थी, एक अच्छा परिवार की पढ़ी लिखी लड़की और पढ़ी लिखा खानदान, सिर्फ उस बच्ची ने अपना घर में, पापा तो सरकारी, मैं उनका कहाँ जॉब, डिफेंस इतना बोल सकती हूँ, काम करने वाले, माँ टीचर, एक छोटा भाई और ये 2 घर में। माँ माँ का बच्ची को गलत लग रहा था, 10 रुपये सुबह देती तो शाम को उसका पैसे का खर्चा कैसा किया है पूछती थी। ये बात वो शेयर करती थी फ्रेंड से। वो बात कोचिंग टीचर तक जाती है, कोचिंग टीचर उसको दबाव डालता है। ये यूपी की घटना, दूसरी बच्ची का एग्ज़ाम दे दो। वो माँ बोलती है नहीं बेटा ऐसे मत करना, क्योंकि बाद में तुम्हारा कैरियर खराब होगा। वहाँ से वो बच्चे को किसी तरीक़ा से ट्रैप करते हैं। पढ़ी लिखी 11th में है बच्चे, और पूरा ख़ानदान बहुत ऊंचे इसमें है। वो लड़की लेके जाते हैं मुंबई में, ब्रॉथल में बेचा जाता है। लेकिन वो बच्चे अक्लमंद, जो क्लाइंट उसके पास गया, उसको उसने इतना बोला, ये नंबर में कॉल करके बोल देना तुम्हारी लड़की ऐसी जगह में है। उन्होंने फ़ोन करते ही, क्योंकि ऑलरेडी एफआईआर दर्ज किया था वो परिवार ने, पढ़े लिखे थे, वो तुरंत पुलिस को लेके गए, वो बच्ची को बचाया। उस बच्ची का थ्रू पता चलता है और भी 4-5 बच्चियाँ उधर ही है करके। ये बच्ची का इसलिए मैं बोल सकती हूँ, हमें जिम्मेदारी मिली थी होम विज़िट करके उसका रिपोर्ट देने के लिए। तो हम लोगों ने किया था HIR SIR, जो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। हमने बोला था ख़ानदान में कहीं दूर दूर तक कोई भी ट्रैफिकिंग प्रोस्टिट्यूशन में नहीं है, अच्छे पद में है ये लोग। तो बच्ची को कोई ऐसा दबाव नहीं था, लेकिन दबाव बाद में पता चलता है कोचिंग टीचर ने किया, जो फैमिली का कुछ इससे।
और उसका इन्वेस्टिगेशन किए गए। आपको आप बिलीव नहीं करोगे, जहाँ बस स्टैंड में उतर के वो गांव कहाँ है पूछते ही अच्छा भाग गई थी लड़की, वो घर मांग रहे हो। इस तरीका का एक रिएक्शन मिल गया था। गांव गए नहीं, पहुंचने से पहले ही शहर से ही ये गांव वो किस दिशा में है पूछते आता है। तो अपनाते नहीं, बट ये लड़के को अपनाया फैमिली ने। जी। ये 18 साल की नहीं थी, अपनाया। अपनाने के बाद उसका एजुकेशन पूरा 12th पूरा करवाया उस बच्चे को, अच्छे स्कोरिंग लिया। लेकिन उसका फैमिली सपोर्ट था, क्योंकि बच्ची का गलती नहीं था, उधर फैमिली सपोर्ट था। तो इसलिए शहर की भी वो एक बड़ा शहर की नहीं, लेकिन छोटे शहर की बच्ची थी वो। तो ट्रैफिकिंग के लिए और आदमी को शहर हो गांव हो सब जगह वो सब जगह में एक ही है। लेकिन अपनाने की बात है। एक बार गलत कदम उठाया, बच्ची ने तो गलत कदम नहीं उठाया, एक ही वो उसको ट्रेस कर पाए, FIR कराया गया था, क्योंकि बच्ची अपना घर से चाचा का पास करके गए जा रहे थे। वो चाचा का गांव में आते ही, मैंने टाउन में आते ही उसने फ़ोन किया, मैं अभी पहुंचने वाली हूँ उधर। फ़ोन कट हो गया। उधर से सर्चिंग उन लोगों ने शुरू की, इधर बच्ची पाई 1 महीने के बाद। ये जो आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत ये बच्चियां जो हैं ये शहरों में भी आसानी से ट्रैफिकर्स के झांसे में आ जा रही हैं और गांव में भी आ जा रही हैं या स्लम्स में भी आ जा रही हैं, तो पेरेंट्स को क्या ऐसे स्टेप लेना चाहिए कि उनके बच्चे इससे बच सकें? हमारे परिवार में हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। बच्चों को हम पैसा दे रहे हैं, कहाँ बच्चा खर्च कर रहा है जी। और जो बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं तो मोबाइल का गलत उसको इस्तेमाल ना करे, ये भी देखने का ज़रूरत है। जो क्योंकि आजकल बच्चे सबसे ज़्यादा फंस रहे हैं ऑनलाइन में, किसी से चैट कर रहे हैं, आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम, जितने साधन जो अच्छे के लिए है उसको गलत तरीक़े से भी इस्तेमाल कर रहे हैं। स्कूल में जाते, कोएड एजुकेशन में हो या कहीं भी, आजकल जो टीनेजर्स है हम कहेंगे करीब आपके 12-13 साल से 20 साल तक की लड़कियां सबसे ज़्यादा जो बच्चों को या महिलाओं को खरीद फरोख्त करता है उसमें फंस रही है। अलग अलग आश्वासन मिलता है, कोई हीरोइन बनने का पीछे जाता है, कोई नौकरी, कोई अच्छी चीज़ें चाहिए, क्योंकि हम लोग सारे इंसान हैं, हम लोगों को लगता है बहुत अच्छा कपड़े पहने, थोड़ा फैशन के लिए थोड़ा हम लोग, और स्कूलों के लिए सबसे ज़्यादा ये देखना ज़रूरी है, बच्चों का यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म में ही बच्चे आ जाए। ज़्यादा जो मेकअप करके आते हैं तो उसको भी, क्योंकि देखिए ये बच्चा का भी राइट है, हर एक ह्यूमन बीइंग का, जो जैसा चाहिए कपड़ा पहने, बट सबसे ज़्यादा ये होता है बच्चे यूनिफॉर्म में रहेंगे तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आइडेंटिफाई हो जाते हैं। कोई भी वो डिग्निटी का साथ जिए, ये होना चाहिए। तो हम लोग को सबको ये कोशिश करना चाहिए कि ये देखिए ट्रैफिकर को अच्छे से मालूम है उसका कोई कैपिटल अमाउंट नहीं लगेगा। हमारे पूरे वर्ल्ड में 3 ऐसे धंधे हैं जी जहाँ सबसे ज़्यादा इनकम है। आपका एक तो आपका हथियार है, ड्रग्स है, दूसरा नंबर में था, और तीसरा नंबर में ह्यूमन बीइंग का था, इंसान का खरीद फरोख्त, ट्रैफिकिंग का। लेकिन इसमें कोई कैपिटल अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। मैंने किसी को भी फुसलाया, चलो चाय पीते या कुछ भी बोला, लेके आए साथ में, उसको बेच दिया, उसमें मेरा पैसा ही नहीं खर्च हुआ ना उसमें। ये सबसे बड़ा आसान काम लग रहा है आजकल इंसानों को, तो उसको लेके जाके बेच रहे। 50,000 लिया तो लिया, लाख रुपए ले लिया तो ले लिया। जितनी ज़्यादा लड़कियां छोटी उम्र की होगी उतना ज़्यादा उनको पैसा लगेगा। चाहे वो ब्रोथल में नहीं लेके जाएंगे, हाइड आउट्स बहुत सारे हैं, या जो क्लाइंट भी, जो कस्टमर भी, जो ऐसा व्यक्तियों को चाहता है वो कहाँ यंग हो, क्योंकि इजीली जैसा चाहिए ऐसा वो उपयोग कर सकता है। चाहे लड़का हो, लड़कों को भी ज़बरदस्त हो रहा है। ये सिर्फ सेक्स के लिए नहीं हो रहा है, ऑर्गन ट्रेड के लिए भी हो रहा है।
तो हर एक को, तो मुझे लगता है परिवार से लेके समाज के उच्च अधिकारी तक भी सबको इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, और ये कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी ना हो, या किसी महिला हो पुरुष हो किसी का भी ट्रैफिकिंग ना हो। हर एक हम लोग सोचते भारत देश का विकास हो, तो इस एंगल में भी हमें देखने की बहुत जरूरी कितने है। बच्चों की ट्रैफिकिंग, लड़का लड़की, कितने बच्चों की ट्रैफिकिंग होती होगी, और सबसे वनरेबल एज कौन सी है ट्रैफिकिंग की? इसमें कोई एज नहीं है, एज लिमिट नहीं है। सेक्स ट्रेड में लेके जाने वाला वो 10-12 साल से लेके 25-30 साल तक का भी महिलाओं को लेके जाता है। ऑर्गन ट्रेड में लेके जाने वाले के लिए तो वो छोटा से छोटा बच्चा भी चलता है, उसको 60 साल का बुजुर्ग भी चलता है, क्योंकि उसको तो ऑर्गन निकालने की से मतलब है। तो उधर एज का कोई फैक्टर नहीं है। तो एक आंकड़े तो है हमारे ब्यूरो के, सरकार के, होम मिनिस्ट्री के, उसका हिसाब से तो आपके तो 2 से 3 लाख तक सालाना बच्चों को खरीद फरोख्त में लेके जाते हैं, मिसिंग हो रहे हैं, मिसिंग हो रहे हैं। तो मिसिंग कहाँ जाते हैं ये पता नहीं है। सरकार कदम उठाती है या कोई भी एजेंसीज, उसका बावजूद कुछ बच्चे नहीं मिल पाते हैं, वो कहाँ पहुँच गए मालूम नहीं है। कितनी लड़कियां इसमें, कितने लड़के और लड़कियों का क्या रेशियो रहता होगा? लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि उनको सेक्स ट्रेड के लिए लेके जाते हैं, इसलिए। अब मुझे लगता है यंग एज बिलो 18 साल करीब 37% लड़कियां होती हैं। बहुत सारे केसेस जो अखबारों में आते हैं उसमें ये भी कि डोमेस्टिक हेल्प के लिए बहुत सारे अंडर एज बच्चों को खरीदा जाता है या घर पे बंधुआ मजदूरी तरह रखा जाता है, वैसे कितने केस होते हैं? देखिए एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बोल पाऊंगी, ये सच्चाई है। जो हमारे छत्तीसगढ़, बिहार या झारखंड से जो बच्चों को लाया जाता है, जो आजकल हमारे एजेंट्स ऐसे बने हैं जो डोमेस्टिक हेल्प देते हैं, किसी को भी ज़रूरत होगा तो, इवन दो कानून है हर एक एजेंसी को रजिस्टर्ड करना है, तो रजिस्ट्रेशन एक मुद्दा हो गया। लेकिन उसका बहुत सारी बातें बोलते हैं ना, पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है, पर्दा का सामने होने वाला वो सच नहीं होता है, पूरा सच नहीं होता है। जो देवदासी प्रथा के लिए भी आपने काम किया, तो क्या ये, पहली बात तो ये प्रथा क्या है और क्या अभी भी समाज में प्रेवलेंट है ये? देखिए देवदासी प्रथा वो है जो पुराना तरीक़े से हम लोग सोचे, जो बच्चों को मंदिर का साफ सफाई के लिए करके छोड़ देते थे, वो भी निम्न वर्ग के लोगों की, उसमें बाहर का काम के लिए मंदिरों का छोड़ते थे। बाद में उधर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया, जो ये गाँवों के लोग जो स्पेशली दलित वर्ग के लड़कियों को जो प्यूबर्टी से पहले मंदिर का काम के लिए छोड़ देते थे। जब एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ उसके बाद ज़्यादा ही होने लग गया, तो अभी भी ये चलता है जो प्यूबर्टी से पहले लड़की ज़ात को जो माने जो बच्ची बड़ी होने से पहले उसको एक शादी का तरीक़ा से उसके तैयार किया जाता है किसी ना किसी मंदिर का नाम पर। माने ज़्यादा से ज़्यादा जो कर्नाटक या आंध्रा में ये प्रथा है, और वो लोगों को इसमें महाराष्ट्र में भी लेके जाते और गोवा में भी है। लेकिन ये लड़की के लिए जो फर्स्ट जो सेरेमनी करते, जो रिचुअल्स है उनका, तो उसके लिए जो खर्चा होता है जो इंसान देगा वही उसको लड़की बड़ी होने के बाद, प्यूबर्टी में आने के बाद वो सेक्सुअल उसको एक्सप्लॉइट करेगा। आज भी ये प्रथा है कुछ इलाकों में, लेकिन ये चोरी छुपे हो रहा है। 82-83 में कानून आया कर्नाटक गवर्नमेंट में प्रिवेंशन के लिए, और उसके बाद बहुत सारे रिहैबिलिटेशन के लिए पुनर्वास करना है देवदासी लोगों को करके, वो भी एक स्कीम आया। जो देवदासी लोगों को शादी कर लेगा उसको 5,000 रुपये और घर देंगे करके कर्नाटक सरकार ने बोला, लेकिन ये सक्सेस नहीं रहा। उसी तरीक़ा का प्रथा बसवी प्रथा है हमारे आंध्रा में भी है,
लेकिन मैंने जो काम किया था वो कर्नाटक में था, जो इस प्रथा को किस तरीके से रोक सकते, क्योंकि इसमें लड़की जात को पढ़ने नहीं देते हैं और जो दलित वर्ग का लोगों का इस शोषण होता है, क्योंकि ज़मींदार लोग या बाकी लोग इन लोगों को एक्सप्लॉइट करते, उसको लेके उन्हीं का लड़का लोगों को ऑर्गेनाइज किया था हमने। क्योंकि एक केस ऐसा आया था, लड़की ने बोला हमें देवदासी नहीं बनना, लेकिन उसका पीछे बहुत प्रेशर था उसकी मम्मी का भी, और बाकी कम्युनिटी में ऑलरेडी देवदासी लोग थे, उन्होंने प्रेशर डाल रहे थे। तो उस दौरान हमने लड़कों को ऑर्गेनाइज किया, यूथ को। तो ये तुम्हारा लोगों का बीच में हो रहा है तो गलत नहीं लग रहा है। तो उनको क्या था, गलत हो रहा है हमें पता है, लेकिन बाप का नाम मिल रहा है, इस तरह का उनको ये था। जो भी हायर कास्ट का इंसान जो एक्सप्लॉइट करता है उसका नाम मिल रहा है करके माँ सोचती है। और जो बुज़ुर्ग देवदासी लोग हैं वो लोग हफ्ते में 2 बार घर घर जाके मांग कर अपना जीवन करते। तो लोगों का जो यूथ को हमने ऑर्गेनाइज किया तो कोशिश की थी प्रिवेंट करे, क्योंकि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जो माघा पूर्णिमा का दिन मेला लगता है, उस दिन इसका सेरेमनियाँ होती है, बाकी दिनों में भी होती है, लेकिन इसको उस दिन हम लोगों ने 10-12 यूथ ग्रुप को लेके लोकल पुलिस का मदद लेके प्रिवेंट करने की कोशिश की थी। पर्टिकुलर एक छोटा गांव में एक मंदिर का पास छोटा मंदिर में होने वाला था, तो 3 बच्चियों का होने वाला था, तो एक लड़के को हम लोगों ने प्रिवेंट किया था। 84 की बात है, पुरानी बात है। उसके बाद तो हम दिल्ली आ गए। तो ये जो आपने बात की कि पेरेंट्स भी फोर्स करते हैं बच्चों को, हाँ, देवदासी पेरेंट्स बनने माने के लिए। लड़कियाँ, भाई लोग, हाँ। लड़कियाँ मतलब महिलाएं, अच्छा, माँ लोग और रिश्तेदार, क्योंकि नहीं करेंगे तो गांव में अकाल आएगा, ऐसा ऐसा एक सोच है। तो ये एक जस्ट मैं ये मजाक लगेगा आपको, लेकिन एक अंधविश्वास की बात बोलूं। पर्टिकुलर एक गांव में एक मंदिर में गए थे हम लोग, तो एक लेडी ड्राइव कर रही थी जीप को। उन्होंने जब मंदिर का सामने गाड़ी को पार्क किया तो उसको सही से उन्होंने स्विच ऑफ नहीं किया था, तो वो गाड़ी अपने आप चलने लगे। तो लोग बोले देखो ये तो इस पर्टिकुलर मंदिर का महिमा ऐसा है, ये लोग इधर आए हैं तो इसको देवदासी लोगों को मना करने के लिए, तो गाड़ी अपने आप चलने लग गई। ऐसे हम वापसी में आ रहे थे, ज़्यादा लोग थे, तो हम लोग फ्रंट सीट में मैं और एक मेरे से थोड़ी, अभी तो मैं साइज़ में मोटी हूँ, तो और एक लेडी बैठी थी, उनका डोर के बगल में मैं बैठी थी। डोर सही से लॉक नहीं किया था, डोर एकदम ओपन हो गया जब रास्ते में निकलते वक्त। तो शुक्र है मैं जिंदा हूँ, तो डोर को मैंने हाथ से पकड़ लिया, तो खींचते हुए गाड़ी थोड़ी दूर गई। वो भी अंधविश्वास हो गया। देखो महिमा है, ये लोग रोकथाम के लिए आए थे देवदासी लोगों का, इन लोगों का साथ ही इस तरीका का घटना हो रही है करके। लेकिन वो गलतियां हमारी थी, हमने गाड़ी का ये तो ह्यूमन एरर है। हाँ, यही था। तो इसका और सिर्फ ये जो देवदासी हैं, आप जैसे बता रहे हैं कि सिर्फ दलितों की बेटियां ही बन रही हैं, ऐसा क्यों? सिर्फ कास्ट स्पेसिफिक क्यों है? देखिए, जो गांवों में जो पुरानी प्रथा रही है, जो जातिवाद ज़बरदस्त रहा, जो जाति को लेके जो एक्सप्लॉइटेशन था या जो भी प्रथा बनी उधर, उसका वजह से है। लेकिन जब हम लोग काम करने लगे कर्नाटक में, एक टाइम में दलित संघर्ष समिति बहुत स्ट्रांग रही है, उन लोगों ने इसको बंद करने के लिए बहुत कोशिश की। आज भी वो लोग बोलते हैं पूरा बंद है, सरकार भी बोलती है, लेकिन ये सच नहीं है। आज भी चोरी छुपे ये हो रहा है, नहीं तो घरों में, उनका परिवार में, खानदान में कुछ ऐसे हो रहे, तकलीफ हो रहे, तो वो लोग भगवान का ही नाम लेके कर रहे हैं। क्योंकि ये स्टडी एक अर्ज संस्था है गोवा में, उन लोगों ने भी किया है, और उन लोगों का जो देवदासी लोगों का जो पुनर्वास का काम कर रहे हैं वो लोग, तो उसमें भी उनकी स्टडी में ये निकल आया है। कितनी देवदासियां हैं अभी, कोई नंबर है आपके पास? कर्नाटक सरकार तो बिल्कुल नहीं है बोलती है, लेकिन 5,000 से भी ज़्यादा महिलाएं हैं ऐसे अभी भी कर्नाटका में हैं और लार्जली दलित समाज की हैं सर। हाँ जी,
इवन जो गोवा में भी है वो भी दलित समाज से ही है। बाद में उनको आज का दिन में कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, वेश्यावृत्ति के लिए यूज़ किया जाता है। बट जैसा कि आप कह रहे हैं कि ज़्यादातर रिलीजियस रीज़न है थ्रू रिलीजियस सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। मतलब लेकिन दोनों बात काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। जैसे एक तरफ लोग हैं जो कहते हैं कि रिलीजियसली ये देवता के साथ शादी हो रही है, फिर उनको मैंने पढ़ा था कि उनको लक्ष्मी के बराबर का दर्जा भी दिया जाता है, लेकिन सेम टाइम वही लोग इन्हीं लक्ष्मियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जो हमारे जो हिंदुस्तान की एक परंपरा हुई है और जो पुरुष प्रधान हमारा देश है, तो ऐसे देश में हम लोग क्या उम्मीद करेंगे जब तक एक आदमी पुरुष वर्ग ये जो हो रहा है ये गलत नहीं समझेगा, या हम लोगों को उसको जो घर से ही इसमें बदलाव का नहीं सोचेगा, ये मुझे लगता है ये बंद होने का नाम नहीं लेती है, आगे बढ़ते जाएगा। और आज भी, पहले भी था, अभी भी है कर्नाटक में, जो रात को जो अपना बिस्तर में बुलाता है वो दलित वर्ग की महिला हो सकती है, लेकिन दिन में उसको 4 फुट दूर से भगाता है, दूर हट करके। ये भी है। माने हम लोग देखिए, ये पॉलिटिकल विल नहीं है कोई भी चीज़ का। हमारे देश में कोई भी चीज़ को हमें सही तरीक़ा से एक सलूशन करना है, उसका रोकथाम करना है, कोई नहीं सोचता है। हर एक जाति धर्म को लेके लड़ता है हमारे देश में। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को बोल रही हूँ मैं, जिस दिन पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिटिकल विल के साथ काम करेंगी, देश की बहुत सारी गलत चीज़ें समाप्त हो जाएगी। जो अर्बन पुअर हैं, इनकी क्या समस्या है? और एक शहर में रहते हैं जहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, फिर भी ऐसी क्या प्रॉब्लम्स होती कि ये अर्बन पुअर का विकास नहीं हो पा रहा है? राजनीति, एक शब्द में बोलो तो राजनीति है। दूसरा विस्तार रूप से बोलूँ तो देखिए, जब दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो स्लम में रहने वालों को अल्टरनेटिव जगह दिया जाती है जी, लेकिन उधर शुरुआत में सही तरीक़ा का विकास नहीं होता है, तो वो लोग बेच के दोबारा जहाँ थे उनका काम धंधे से 40 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर में रीसेटल करते हैं। पहले जब देते हैं तो उधर मकान बना हुआ नहीं रहता है। मकान आज का दिन में कुछ इलाकों में मकान बने हैं, लेकिन वो गिर रहे हैं, लेकिन हमारी दिल्ली सरकार ने अभी तक अलॉटमेंट नहीं दिया है उनको। तो वो लोग जो किराए के मकान में रहे या झुग्गी में रहने वाले झुग्गी में रहना चाहते हैं, उधर उन लोगों के लिए, जो उनका बच्चों के लिए वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। पड़ोस का चाचा है या पड़ोस का भाई है, वही उनका बच्चों को एक्सप्लॉइट करता है, ये है। और उनका विकास के लिए मैं ये कह रही ना, जो हर एक राजनीतिक पार्टी ना अपनी नैतिकता से, पॉलिटिकल विल से कुछ काम करे, ये समस्याएं बहुत कम हो सकती है। इसलिए जो कहीं भी देश में ये नहीं हो पा रहा है, सही तरीक़े से नहीं हो पा रहा है। जैसे सबसे सक्सेसफुल केस स्टडी, जिसको सबसे सक्सेसफुल आप मानेंगे अभी तक, क्या रहा आपके काम में? गिनने जाओ तो बहुत है, एक ही बोल दूंगी। एक मेरा बच्चा का MBBS कंप्लीट होते ही अपना माँ को लेके सेंटर में आता है और बच्चों के लिए कुछ खिलाना है करके ड्राई फ्रूट लाता है, ड्राई चीज़ें लाता है, दे देता है। हम बोलते हैं बेटा तेरा तो अभी MBBS हो गया है, तो मेरे बच्चों को आके मंथली आके हेल्थ चेकअप किया करो। तब बच्चा हंस के टाल देता है, आज आया हूँ मैम, अगला बार कब आऊँगा पता नहीं है इस इलाके में। तो वो सक्सेसफुल है, वो बच्चा ने MBBS के। कोई नर्स बन के मेरे सामने आती है, कोई या B.Ed या प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग, तो आज मैं टीचर बन गई हूँ, मैं काम करती हूँ, मुझे करना है समाज के लिए कुछ काम। तो ये बच्चे वापस अपने जहाँ से वो आए हैं वहाँ पे कितना काम करना चाहते हैं, वहाँ पे कितना लाइफ बेटर करना चाहते हैं? नहीं, एसोसिएट नहीं करना चाहते हैं इलाके में, उस इलाके में नहीं करना चाहते हैं,
बाकी दुनिया में कहीं भी करेंगे। क्यों? हम भी वही बच्चों को बोलते हैं, बेटा मुझे या मेरे संस्था को आपने कुछ नहीं देना है। आप कहीं भी रहो दुनिया में, एक फैमिली को या एक बच्चे को पढ़ाई में ज़रूर सपोर्ट करना, ये हम उनको शिक्षा दे के भेजते। क्योंकि हम लोग मानते नहीं हैं, वो बच्चा लड़की हो या लड़का हो, फलाने की बेटी है मालूम होते उसको कोई नहीं अपनाता है। हम लोग मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, बहुत हमें तकलीफ़ होती है। कोई बच्चा को बोल देता है, अच्छा माँ का जैसा बनेगी, क्या बनेगा? तो इस तरीक़ा का जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो या बाकी लोग, वो दुख की बात होती है हमारे लिए। तो बच्चे को मेन स्ट्रीम में लाते हैं हम लोग बच्चों को, बट बच्चे की आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। आपके लिए कितना मुश्किल था ये सब काम करना पर्सनल लेवल पे? ये जीबी रोड जाना, क्योंकि घर वाले भी आसान नहीं होगा, आई एम श्योर आपके लिए भी। लेकिन हमारे घर वाले इतना पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन समाज की समस्याओं को जानते थे अच्छे से जी। तब भी मेरे को सपोर्ट किया है, तब भी सपोर्ट किया है मेरा काम में। और कितना मुश्किल होता है अच्छा काम करना? देखिए, आप मुश्किल समझोगे तो मुश्किल, आसान समझोगे तो आसान। आज भी मैं सबको बोलती हूँ, मैं 88 में ऐसी भी नहीं थी और थोड़ी एज भी कम थी। उस दौरान भी मुझे लगा था उस इलाके में जाना सेफ था दैन DTC बस या बाकी इलाके में। आज भी कोई भी इंटर्न कॉलेज के स्टूडेंट या कोई आते हैं, आप जाइए आराम से अपना सेल्फ इंट्रोड्यूस कीजिए, बातचीत कीजिए। उधर रहने वाले भी महिलाएं हैं, इंसान हैं, उनको इंसान के जैसा ट्रीट करो। थैंक यू ललिता जी, आपने समय निकाला हमारे लिए और समाज के बहुत सारे मुद्दों से अवगत कराया, अपने विचार दिए, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए शुक्रिया। हमें ये मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि आप ये अच्छा काम जारी रखेंगी और दोबारा मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी ललिता जी हमारे साथ। और ललिता जी से अगर आपसे कोई सवाल हो या कुछ भी आप टच में आना चाहते हैं, इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, तो कमेंट करें, हम ललिता जी तक आपके सवाल पहुंचाएंगे। और किस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं वो भी हमें बताएं। धन्यवाद।